बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। हमारा ये प्रोग्राम का ये दूसरा हफ्ता है और इसमें हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी हैं, सब बातें हम करते हैं। मेरा मेहमान आपको पता है कौन है, लेकिन उससे पहले मैं जो एक सिली बात शुरू में करता हूँ, बड़ी फ़नी बात मैं जो करता हूँ क्रिकेट के हवाले से, जो मैं पढ़ता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। इयन हीली को आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे, बड़े अच्छे। उन्होंने एक बार कहा कि बैलेंस डाइट, द आइडिया ऑफ बैलेंस डाइट ऑफ शेन वॉर्न इज़ चीज़ बर्गर्स इन बोथ हैंड्स। मतलब वो इस तरह से आइडिया करते थे बैलेंस डाइट को कि वो चीज़ बर्गर लेते थे दोनों हाथों में। तो ये इयन हीली ने कहा शेन वॉर्न के बारे में, जिन्होंने 700 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं और उनका 2 बरस कबल इंतकाल हो गया। ही पास्ट अवे 2 years बैक। तो ये हमारे प्रोग्राम में आज बहुत कुछ है। चैंपियंस ट्रॉफी भी हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो T20 सीरीज़ ख़त्म हुई पाकिस्तान की शिकस्त पर, उस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए 2024 में ये आखिरी T20 मैच था इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान की टीम बेनतीजा ख़त्म हो गया, अब शुरू नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड इन 2024 बहुत ही मायूस कुन रहा है T20 के अंदर। तो उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो मौज़ूआत हैं वो मैं आपसे प्रोग्राम चलते चलते डिस्कस करता रहूँगा। पहले आपने मेहमान का तारुफ करा दूँ, हमेशा की तरह आज भी शोला बयानी के लिए तैयार हैं तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ये जो मैंने बैलेंस डाइट की बात की, क्या क्रिकेटर इतना डाइट का ख्याल रखता है? देखें, बातें तो बहुत सुनने को मिलती हैं क्रिकेटर्स की कि वो तो फिज़ीक से भी नज़र आ जाता है कि डाइट का ख्याल रखते हैं या नहीं, रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन अगर कुछ लोग बर्गर्स हो गए या कढ़ाई टाइप की चीज़ें हो गई, बिरयानी हो गई, निहारी लोग बड़े शौक से क्रिकेटर्स खाते हैं, हलीम खाते हैं, और स्पेशली उस टाइम बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप कहीं बाहर टूर करते हैं। तो उसके बाद जो दावतें होती हैं ना, वो जो खाने आपके सामने आते हैं, तो फिर उसके बाद वो चीज़ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं कहीं ना कहीं आपको कहीं खाना नहीं मिलता, भूख लगी हुई होती, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस दौरान मुझे भी एक आध दफ़ा भूख लगी, तो मजबूरी थी, कुछ भी नहीं था, तो वो एयरपोर्ट पे ही मैंने बर्गर ले लिया। एक दो और प्लेयर्स थे, उन्होंने भी बर्गर लिए, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो कभी कभी ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप अगर एक बहुत अच्छी डाइट के साथ, अगर आप प्लान के साथ अपनी फ़िटनेस अच्छी रख सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे हमने जो क्रिकेट खेली, हमारे टाइम पे तो कोई डाइट वाइट का प्लान का इतना भी डाइट करते हैं आप? नहीं, ख्याल अपने तौर पे करता हूँ। मेरा कोई वो नहीं है, खाए हुए कितना मेरा कोई वो नहीं है कि मैं निहारी खाए हुए, हाँ, निहारी खाए हुए, पराठा खाए हुए, ये चीज़ें खाए हुए बहुत ज़माना हो गया। और इतना मुझे है पता है कि आप इस शो में बैठ के भी किसी क्रिकेटर को भी बोलेंगे ना कि तनवीर ने आज पराठा खाया, तनवीर ने आज बिरयानी खिलाई, तो मुझे 100% यकीन है वो बोलेगा कि ये चीज़ें नहीं खा सकता। ये जब मैं खेलता था क्रिकेट, उस टाइम भी इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करता था। तो आजकल के लड़के अगर डाइट नहीं फॉलो करते, जिनके पास पूरे उनके पास वो डाइट्स बना के देने वाले जो वो है, उनके पास न्यूट्रिशन सारे हैं उनके पास, तो उसके बावजूद भी अगर आप फिटनेस लेवल आपका अच्छा नहीं है, जो कि मुझे नज़र आता है कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स का या एशियन प्लेयर्स का जो है वो फिटनेस उस लेवल की नहीं होती है, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ चले ठीक है। तनवीर की बात आपने सुनी, डाइट इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। आपको डाइट का बहुत ख्याल रखना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली जो डोमेस्टिक सिस्टम शुरू हुआ था, उसमें डाइट बहुत अच्छी दी थी। गुज़िश्ता 2 साल पहले तो मैं भी चेक कर चुका हूँ, डाइट बड़ी प्रॉपर थी। खैर, अब चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिच साइड। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। पिच साइड में हम बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज़ है वो तो पाकिस्तान की शिकस्त के साथ ख़त्म हुई। अब पाकिस्तान ने खेलनी है वनडे सीरीज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाह रहा हूँ, जब हमारा जो फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे ना, जब खाना आता था वो ऐसे तेल से भरा हुआ आता था। तो एक सालन का नाम मैंने रखा हुआ था चिकन तेल। चिकन कढ़ाई नहीं बोलता था मैं, चिकन तेल बोलता था। वो चिकन होती थी और सालन तो कहीं नज़र नहीं आता, ग्रेवी नज़र नहीं आती, तेल ही तेल नज़र आता था। तो अब तो बड़ा ज़बरदस्त, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सिस्टम शुरू किया था, काफ़ी अच्छी डाइट अब तो दे रहे हैं, विमेन को भी काफ़ी अच्छी डाइट दे रहे हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है साउथ अफ्रीका में, मतलब पाकिस्तान फिर हार गया। मतलब आखिरी मैच तो हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान सीरीज़ हार गया T20। देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत बुरी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने।
रिजवान की अगर मैं पहले मैच की बात करूं, उन्होंने जो 74 रन की इनिंग खेली बहुत स्लो खेली, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मैच हुआ उसमें 200 रन 206 रन किए। हाँ, 206 रन करके हार गई पाकिस्तान। टारगेट करवा दिया 206 का। उसमें मुझे पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ये मैच नहीं हारेगा, क्योंकि एक तरफ तो हम ये सोचते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, तो उनमें से हारिस रऊफ की मार लग गई, अब्बास ने इतनी मार खाई, फिर उसके बाद जांदाद ने 2 आउट किए लेकिन उसने भी 4 में 40 रन दिए, सिर्फ अबरार और शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि मतलब यानी जो हेड कोच बैठे हुए वहाँ पे आकिब जावेद या अजहर महमूद जो बैठे हुए, क्या उन्होंने कोई मैसेज वगैरह नहीं दिया था कि यार आप किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं? मैसेज तो दो कम अज़ कम। आखिरी 5, 6 या 7 ओवर में 12, 11.5, 12 का एवरेज चल रहा है और नज़र भी ये आ रहा है कि वो सिर्फ एक ही शॉट खेल रहे हैं। कहाँ पे ऑन साइड पे खेली जा रहे हैं, क्योंकि लेग साइड छोटी थी, ग्राउंड छोटा था। ग्राउंड छोटा ठीक था, है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जब आप स्लो वन को करने की कोशिश करते हैं ना, अगर बॉलर समझता है कि मैंने स्लो वन करनी है, ये शॉट मारेगा खड़ी हो जाएगी, वो चीज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा फायदेमंद देती है जब ग्राउंड बहुत बड़ा होता है कि आपको स्लो वन आई है, पूरी पावर के साथ मारनी है, मिडल नहीं हुआ, टॉपेज लगा, आउट हो जाऊंगा। लेकिन आपने डॉसन को देख लो, आप रिजा हेंड्रिक्स को देख लो, उनका सारा फोकस ऑन साइड पे ही था और जितने भी छक्के आप देख लें ज़्यादा उधर ही थे। तो इस छोटे ग्राउंड में आप स्लो वन कर रहे हैं। मुझे यॉर्कर्स कहीं नज़र नहीं आई, मुझे कहीं नज़र नहीं आया। हारिस रऊफ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही अच्छी बॉलिंग करता है, उसके अलावा हारिस रऊफ को बॉलिंग करने का दिल नहीं करता। तो 2 मैचों में मुसलसल अच्छी बॉलिंग नहीं कर नहीं पाता। नहीं, पिछले मैच में भी कोई ऐसी उसने नहीं की, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, वहाँ गेंद तेज तो बाउंसर तो ये तो वो। अब मुझे नहीं पता कि वो जो उधर बिग बैश में वो परफॉर्म करके बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया हुआ कि यार मैं यहीं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप अगर समझते हैं कि बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तो इस तरह तो आप मेरे ख्याल में आप बिल्कुल T20 से किन लड़कों को आप समझते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए किन लड़कों की T20 क्रिकेट से? क्योंकि T20 क्रिकेट में दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। अभी स्टैट्स ही मैं दिखाऊंगा। अच्छा, आपने ये बात की ना, बहुत से लोगों ने बात की करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट जो है 150 का होना चाहिए, 155 का होना चाहिए, एवरेज बेशक 15 की हो या 20 की एवरेज हो। ये तो होता है, स्पेशली अगर मैं ओपनर्स की बात करूं। रिजा हेंड्रिक्स ओपनर, वर्डेन-डूसन मिडल ऑर्डर। रिजा हेनरिक कौन सा T20 का इतना बड़ा प्लेयर है? कोई सुपरस्टार तो नहीं है ना, डॉसन है। इनका नाम T20 की रैंकिंग में कहीं नहीं आता। एवरेज उठा के देख लो इनकी, दोनों की तकरीबन 30-32 की एवरेज, स्ट्राइक रेट दोनों का तकरीबन 127-30 का स्ट्राइक रेट। ये कौन से इतने बड़े सुपरस्टार है T20 के? उन्होंने मैच नहीं जितवाया। रिजा हेनरिक ने 100 नहीं की है, उसने 66 नहीं की है डॉसन ने। तो उन्होंने ये भी बताया उन लोगों को भी जो बोलते रहते हैं ना स्ट्राइक रेट 155, स्ट्राइक रेट 160। हाँ, स्ट्राइक रेट 155-60 का मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं जो ओपनर होते हैं, जो ओपनर होते हैं। हमारे ओपनर्स का तो 127 है। सुने ना, जो ओपनर होते हैं उनके लिए जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस एवरेज। ये जो लोग कुछ कहते हैं ना कि स्ट्राइक रेट एवरेज मायने, नहीं नहीं नहीं, अगर स्ट्राइक रेट मायने होता ना तो फिर पोलार्ड टीम से बाहर कभी नहीं होता। स्ट्राइक रेट सिर्फ मायने होते तो एंड्रे रसल कभी भी टीम से बाहर नहीं होता। उनके स्ट्राइक रेट देखो, उनकी एवरेजेस देखो, वो भी टीम से ड्रॉप होते रहे। उनसे बड़ा T20 का प्लेयर कोई नहीं है, बेशक वो नीचे नंबर पे 6-7वें पे भी खेलते रहे। तो एवरेज जो है वो बहुत जरूरी है। अब रिजवान की एवरेज आई थिंक 45 प्लस है, 46 होगी कुछ, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 127, 126-27 का। अब अगर किसी प्लेयर की एवरेज 127-28 की है, सॉरी स्ट्राइक रेट, और उसकी एवरेज 45 प्लस है, इसका मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है। जाना उसको ओपनर ही चाहिए, स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर इस स्ट्राइक रेट के साथ और इस एवरेज के साथ जो रिजवान की है, अगर इसके साथ वो नीचे आना चाहता है तो मेरे ख्याल में नीचे अगर आए हो सकता है शायद और बेहतर हो जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर जो रिजवान का स्ट्राइक रेट वही डॉसन का तकरीबन, और अगर डॉसन का एवरेज 30-32 की, रिजवान की 46-7 की है, तो अगर बीच में मिडिल ऑर्डर में आके इस इतनी एवरेज और इतना स्ट्राइक रेट लेके अगर आप चलोगे तो आप दूसरी टीम्स के लिए प्रॉब्लम करेंगे। और ये मत सोचें कि जी हमारे पास प्लेयर नहीं है, हमारे पास प्लेयर हैं। आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं? साइम अयूब के साथ अगर आप फखर जमान से ओपन कराएंगे, आपका प्लेयर नहीं है?
आपके प्लेयर नहीं है आपके पास प्लेयर। अगर आपने ये उमैर बिन यूसुफ को सिलेक्ट किया है तो उमैर बिन यूसुफ को आपने एज ओपनर सेलेक्ट किया ना, तो क्या वो प्लेयर नहीं है? आप उसको खिलाते रहे, आप उसको चांसेस दें, वो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ओपनर्स रन नहीं करते तो आपके नीचे के प्लेयर आके कुछ नहीं करते ना। उस्मान खान को देखें आप, पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, वो अभी तक लगता है पीएसएल में ही खेल रहा है। भाई ये पीएसएल नहीं है, आपको सेंसिबल खेलना पड़ेगा, तरीके से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक ओपनर का मसला तो ऐसा लगता है हल हो गया T20 में, बाबर का, साइम अयूब आ गया। अच्छा मतलब बाबर का तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम के। देखिए एक चीज इनिंग देखो ना उसकी, जो 98 की उसने की और सेंचुरी नहीं बनाई उसने, वो उसकी अपनी ऑडियो मैं तो कह रहा हूँ भाई, उसका क्या कसूर था? उसकी सेंचुरी बनाने दे देते अगर आप लोगों ने मैच हारना था तो। नहीं, उसने खुद कहा उसकी सेंचुरी बनाने दे देते। स्टंप माइक पे सुना, वो कह रहा है कि सिंगल नहीं लेना है। देखें उसने क्या बोला, सिंगल नहीं लेना, ठीक है। उसने इस वजह से बोला कि भाई आखिरी जो बॉल्स हैं वो अब्बास खेल ले, हालांकि अब्बास आराम से सिंगल लेके उसको दे देता, लेकिन उसने 2 बाउंड्रियां उसमें ली। तो अगर वो ये चीज़ एक अच्छी लगी टीम के अंदर कि उसके 100 के लिए नहीं गए, अगर 100 के लिए जाते उसको सिंगल लेता, वो हिट लगा देता, क्योंकि बहुत अच्छे टच में था वो, बहुत अच्छे बल्ले पे बॉल आ रही थी, तो उसके 100 की तरफ कोई नहीं गया। नहीं, उसमें फायदा ये होता ना कि रन पाकिस्तान के बढ़ जाते थोड़े से। नहीं तो अब्बास ने अच्छे खासे रन तो बना दिए थे, छक्का भी लगा दिया, चौका भी लगा दिया, रन तो बन गए थे। लेकिन बात ये है कि इतने अच्छे रन होने के बाद आप इतनी आसानी से जो है वो आप मैच हार जाते हैं। और इतनी गंदी बॉलिंग, कितनी बॉलें आप देखें कि हारिस रऊफ ने या शाहीन ने शाहीन ने तो खैर अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर्स भी की। जब आपका इतना पेस है तो फिर इतने छोटे ग्राउंड में स्लो वन करने का मुझे समझ नहीं आती। आप जाएं यॉर्कर्स करें यार, कितने शॉट उन्होंने आपको यॉर्कर्स पे मार दिए। तो कंफ्यूजन का शिकार खुद होते हैं। बाबर आजम की T20 टीम में जगह बनती है? मेरे हिसाब से बनती है, अभी भी आप समझते बनती है। मैं उस सूरत में बोलूंगा कि बाबर आजम की, लोग कहते हैं ना जगह नहीं बन, इस टीम में हिस्सा नहीं बनता उसका, उसकी T20 में स्पेसिफिकली। देखें बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज है ना, 4000 से ज़्यादा रन उसने किए हुए T20 क्रिकेट में, ये कोई मजाक नहीं है। और T20 में भी वो आई थिंक रैंकिंग में ऊपर नंबर पे रहा है कितना टाइम। जब दुनिया के टॉप T20 के प्लेयर्स नहीं थे तो वो था, तो इसका मतलब ये उसमें कोई ना कोई एबिलिटी है और नजर आ रहा है, वो अपना गेम बदलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं बदल रहा। ये पिछले मैच में भी देख लें, 10 ओवर जब हुए थे साइम अयूब और इसका 181 का स्ट्राइक रेट था, जब ये आउट हुआ 155 का स्ट्राइक रेट था। तो इसका मतलब ये वो अपना लेके चल रहा। और ये मैं मैसेज दे दूं सबको, बाबर आजम उस सूरत में टीम से बाहर हो सकता है जब आपके ऊपर के प्लेयर्स और नीचे के प्लेयर्स कुछ परफॉर्म करके देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देंगे, तब बाबर आजम आप कहीं सोचेंगे। वरना जिस तरह बाबर आजम अगर 30 रन 20 बॉल पे करता है, 30 रन 15 बॉल पे करता है, या 40-45 50 रन 30-35 बॉलों पे करता है, इस बेस पे बाबर कभी भी टीम से बाहर नहीं हो सकता। कप्तानी से पहले का बाबर, कप्तानी जब थी उसके पास, और अब का बाबर, कौन सा बेहतर है? अब का कप्तानी यानी उसको एक बर्डन था। हाँ, बर्डन था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब ये कप्तानी से हटा था तो उसके बाद जब इसने कप्तानी ली थी, मैंने उस टाइम भी बोला था भाई आपको कप्तानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और चैंपियन ट्रॉफी से पहले, ये चैंपियन ट्रॉफी जब हुई थी अनाउंस, उस टाइम भी रिटायरमेंट नहीं, इसने कप्तानी नहीं छोड़ी थी। लेकिन बहुत अच्छा आई थिंक उसने फैसला किया था कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट का नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ यार, देखें कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग, हर बंदा नहीं, कुछ लोग प्लेयर्स को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, दड़ाड़े डालते हैं उनकी दोस्ती यारी में। वो हुई, वो जब आपने शाहीन को कप्तानी दी वहाँ काम ख़राब हुआ। फिर उसके बाद आपने शाहीन से कप्तानी ली और बाबर ने ली। नहीं लेनी चाहिए थी बाबर को कप्तानी, नहीं लेनी चाहिए थी। जब आपकी किसी के साथ इतना अच्छा रिलेशन होता है ना, तो उस रिलेशन में कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाते हैं। आप ये देखें, बंदा ये सोचता कि यार मेरा रिलेशन इतना अच्छा है कि कहीं मिसाल के तौर पर अगर आप इस सीट पे बैठे हो, मैं अगर मुझे कोई बोले यार आसिफ की सीट पे आ जाओ, ठीक है, मैं एक टाइम के लिए नहीं सोचूंगा, बोलूंगा नहीं यार, कर चला गया, आसिफ बोलेगा। आपको बोलना नहीं, बोलना इतना शौक है बोलने का, ना काम लगा देगा, बोलने का शौक इतना है। सुन तो कि ले, ये सीट तो खामोश रहने के लिए। सुन तो ले मेरी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, तो आप ये सोचेंगे नहीं कि यार इसने मेरा काम लगवा दिया। ऐसे ही होगा ना कि यार ये लगता है इसी चक्कर में था, तो उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को कहीं पीछे हट जाना चाहिए था कि जब उसके बाद से देखो कितने मसले हुए, कितने हुए। जिन्होंने तीली लगानी थी, जिन्होंने काम खराब करना था, ठीक है, वो लगा के चले गए। उसके बाद आपने सारी टीम जो है वो खराब कर दी। चलो ठीक है, अब वसीम अकरम पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, साबिक कप्तान और लेजेंडरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर।
वो अभी दुबई आए थे और उनसे किसी ने बात की है, तो उन्होंने पाकिस्तान की टीम पर बात की, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है उस पर बात की और आगे क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। वसीम अकरम साहब की ज़बानी आप भी सुनिए। आई थिंक अभी एक तो आकिब आया है वाइट बॉल कोच नया, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ थोड़ा टाइम दे दो। और जो भी सोशल मीडिया पे जो क्रिकेट खेले हैं नहीं खेले आके अपना ओपिनियन देते हैं जरूर दें, बट गिव देम सम टाइम एंड रिस्पेक्ट। वो हमारे हीरोज हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनसे बदतमीजी आप नहीं कर सकते। और ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, तो इनको हम ही ने सपोर्ट करना है, हम सायों ने तो सपोर्ट नहीं ना करना। सो अगर हम ही उनसे बदतमीजी करेंगे तो फिर वो लड़के कहाँ जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं हम। सो गिव देम सम टाइम, दे ट्राइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, होपफुली दे फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन। और वनडे की बात करते हैं, वनडे भी ऑस्ट्रेलिया से हमने जीते हैं, बिल्कुल सीरीज 1 पहला हार के बाकी 2 जीते हैं। T20 ठीक है हम हार रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, आ जाएगी टीम ठीक सही हो जाएगी इंशाल्लाह। विन विन क्रिकेट होती रहेगी, क्रिकेट होनी चाहिए। जो भी आईसीसी ने डिसाइड किया है, पीसीबी के जो भी शराइत थी, बीसीसीआई की जो भी शराइत थी, इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। सो एज लॉन्ग एज इन द एंड क्रिकेट विंस, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। तो वसीम अकरम की बात आपने सुनी। वसीम अकरम अब भी कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को टाइम देना चाहिए। अभी ये बच्चे खेले हैं, वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जीते थे और उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब आगे वनडे सीरीज़ होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान को वक्त देना चाहिए। वसीम अकरम साहब की अपनी राय है, उससे आप अग्री करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे क्रिकेट में ना खेलते हुए और टीवी पे ये सब मिला के ना, कोई टीवी पे तो 10 साल हो गए, 15-16 साल क्रिकेट भी खेली। ये जितना अरसा ना, ये सब मिला के मैं यही सुनता हुआ आ रहा हूँ, टाइम देना चाहिए। 36,000 चेयरमैन आपके चेंज हो गए, टाइम देना चाहिए। कोचिज चेंज हो गए, टाइम देना चाहिए। कप्तान चेंज हो गए, टाइम देना चाहिए। ठीक है, टीम चेंज हो गई, टाइम देना चाहिए। कब, कौन सा ज़माना चल रहा है भाई? 2024 चल रहा है, कौन सा टाइम लेना है मुझे ही बता तो दो। कौन सा दिन वो आएगा, वो कौन सा वो आएगा कि जी आपको टाइम मिल गया, आपका काम पूरा हो गया? कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब तक आपका एक चेयरमैन नहीं रहेगा, कभी भी टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भी आता है सारे आगे पीछे हो जाते हैं, सारे आगे पीछे हो जाते हैं। कप्तान भी खत्म, सब कुछ खत्म, कोच भी खत्म, सब कुछ खत्म। अभी रिसेंटली हुआ ना जेसन टाइम, देखिए मेरी बात सुने, टाइम उस टाइम दिया जाता है, बेशक आपका बोर्ड चेंज हो जाए, जब भी कोई नया बंदा आता है वो उस सिस्टम को नहीं छेड़ता, वो उन कोचिस को नहीं छेड़ता, उस कप्तान को नहीं छेड़ता, उस टीम को नहीं छेड़ता, उस सिलेक्शन कमेटी को नहीं छेड़ता। इसको कहते हैं टाइम देना चाहिए। ठीक है, आप मतलब यानी एक इंसान कुछ हासिल करने के लिए जिंदगी में उसको 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं, तब जाके वो जो सोचता है उसको मिलता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं यार 6 महीने में टीम खड़ी हो जाएगी, 6 महीने में आपका कोच आके आसमान पे ले जाएगा टीम? हैं आपके सिलेक्टर्स क्या करेंगे भाई? मैंने पहले भी एक चीज बोली थी, बोर्ड, सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान, ये सब 2-3 साल 4 साल तक जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे, आपका माइंड नहीं मिलेगा। सबको एक साथ काम करोगे तब जाके 4-4 साल बाद टीम बनेगी। मुझे बता दें कितने बोर्ड ऐसे हैं जो बदल चुके हैं। ठीक है, कितनी टीम्स में कप्तान देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देख लो, इंग्लैंड की टीम उठा के देख लो, न्यूजीलैंड की टीम उठा के देख लो, इवन इंडिया की टीम उठा के देख लो, कितने टाइम से वही टीम चल रही है, वही कप्तान चल रहा है। हमारा क्या है? अभी तो कोच हमारा जो गया है, हम सोए हुए होते हैं, हमें नहीं पता सुबह कप्तान कौन होगा, सेलेक्टर कौन होगा, बोर्ड कौन होगा, हमें तो नहीं पता। हम सुबह उठेंगे, पता चले यार सब कुछ चेंज हो गया। जिस तरह जेसन गिलेस्पी की बात, जिस तरह गैरी क्रिस्टन, ये क्यों गए? गैरी क्रिस्टन वन ऑफ द बेस्ट कोच इन वर्ल्ड क्रिकेट है। ठीक है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये क्या जबरदस्त कोच है उसकी। ठीक है, उसके बाद उसने छोड़ दिया। मैंने एक ट्वीट की जब इसने छोड़ा, मैंने बोला ये ना हो कि जेसन गिलेस्पी छोड़ दे। भाई ऐसा नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच, अगर दुनिया में ऐसी होता है, जो हेड कोच आता है ना वो अपनी टीम लेके आता है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होता टीम के मेंबर को छोड़ दो और हेड कोच वहीं रुका रहे, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपकी टीम पूरी फारिग उस टाइम होती है जब आप हेड कोच को फारिग करते हैं। जेसन गिलेस्पी का तो कुछ और मामला भी था, वो प्राइवेटली कोचिंग भी कर रहे थे और पाकिस्तान टीम में रहते हुए वो कर रहे थे। देखिए ये मेरे पास ये इत्तला। देखिए मेरी बाकी जेसन गिलेस्पी का नहीं, ये गैरी क्रिस्टन का मामला। देखिए मेरी बात सुने, देखिए हम फॉरेन कोचेस की बात करते हैं ना,
तो हमें कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो पूरी दुनिया में जाके लीग्स में कोचिंग करते हैं। आपके बारे में वो क्या बोलते होंगे, मॉनी मोरकर आपके बारे में क्या बोल रहा होगा वहां पे, गैरी क्रिस्टन जब जाएगा किसी लीग में किसी टीम में क्या बोल रहा होगा, जैसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया में है, वो उसने रिजाइन कर दिया वहीं पे, वो क्या बोल रहा होगा। अच्छा, एक लम्हे को रोकूंगा। आसिम कमाल साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, 12 टेस्ट खेले, लेकिन पहली इनिंग की आज भी सबको याद है। लेफ्ट हैंडर ये खेला करते थे और उन्होंने 99 रन बनाए थे अपनी पहली इनिंग में। आसिम कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आसिफ आप? खैरियत से। तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो कमज़ोरियां हैं, ये इनके ख्याल में तसलसल की कमी है बहुत ज़्यादा। कोचेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, चेयरमैन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, ये एक वजह बता रहे हैं। आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? देखें, डेफिनेटली जो आपने देखा है और काफ़ी अरसे से सारे जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, और स्पेशली तनवीर जो है जितना डोमेस्टिक को फॉलो करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, तो वो देखें जाहिर सी बात है इन चीज़ों का तो फुकदान हमेशा से रहा है। जब तक आपका सिस्टम फेलियर की तरफ होगा, आपकी टीम जो है वो सेट हो ही नहीं सकती कभी भी ना। आपको हर फॉर्मेट के लिए या हर समझने के आपको एक प्लेटफॉर्म के लिए आपको उसी कैलिबर के और स्टैंडर्ड के लोग चाहिए होंगे जो इस चीज़ को रन करें। तो हमारे यहाँ तो यही चीज़ पता नहीं होती। आपके पास इतने जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट को क्यों नहीं टच करते? आते हैं 2 महीने 3 महीने तनख्वाहें ली, फिर चले गए, फिर कहीं और मिल गया। इनका तो खुद अपना माइंडसेट यहाँ पे वो नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को कोई प्रमोट करें। ये तो सब बाहर वाली पैदावार हैं जहाँ 2 पैसे दिखे नहीं। बेसिकली अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये कहने अल्फाज कहने नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत अजीब से वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि क्रिकेटर्स जो है ना, जो खास तौर पे ये एक जो कुछ और लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है मैटर करती है कि जहाँ पैसा ज़्यादा मिले वहाँ निकल जाओ, लेकिन ये कि आप अपने मुल्क की प्राइड के लिए तो काम करो। आपको पैसा कमाने के लिए मना तो किसी ने नहीं किया। यहाँ तो पैसों कमाने के लिए उसकी रेल पेल के पीछे लगे हुए हैं, सिस्टम को सही नहीं करेंगे। लोग करेंगे कि जी आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स आपके इन्वॉल्व है। मुझे ये बताएं, तनवीर भी बैठे हैं और आप भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे, और तनवीर तो बहुत तरीके से इन चीज़ों को टैकल करता है, कि आप मुझे बताएं कि सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं या पाकिस्तान टीम में हो रही हैं, वो पॉलिटिकली बेस हैं। आप एक बाबर के पीछे पड़ गए हैं। एक आपका एसेट है जो आपको इन फ्यूचर जो है आप उसको लेके चल सकते थे, ये बिल्कुल वही पैटर्न पे जा रहा है बाबर, जैसे पास में जो है यूनुस को लेकर गए। ठीक है ना, वो भी लड़ के चलता चला गया। आप कम से कम एक बंदे को उसका राइट तो दें। आप एक जो आपका एक प्राइड है आपकी पाकिस्तान का, आप उसी के पीछे हाथ धो। अच्छा आसिम, आपने कहा उसकी वजह में जो मुझे ऐसा लगती है, मैं आपने देखा होगा मैं वाहिद बंदा हूं जो बाबर की बहुत ज्यादा वो करता हूं, और मुझे हर बंदा कहता है यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम उसके पीछे क्यों लगे हुए। जो मुझे समझ आता है ना कि एक बंदे के पीछे पड़ के ना सिस्टम की तरफ ध्यान ही ना आए, आपका सिस्टम की तरफ ध्यान ही ना हो क्या रहा है यार। आपके डोमेस्टिक के अंदर कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो 2-2 जॉबें कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के साथ भी लगे हुए हैं, जब रीजन की क्रिकेट होती है उनके साथ भी लगे हुए हैं। ये क्या नज़र नहीं आ रहा किसी को? आपके बाहर के नेशनलिटी वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, 15-15 साल से वहाँ रह रहे हैं। सर्दियों में जब मुश्किल हालात थे बाहर चले गए सारे, अब आके पाकिस्तान याद आता है सबको, क्योंकि सब किसी को वहाँ पूछा नहीं जाता, यहाँ आके नौकरियां करते सारे। मैं इस चीज के साथ इंटरप्ट करता हूँ इसमें बीच में। देखो कि जब आपको मैंने एक चीज बताई कि आपकी बेस जो है वो पॉलिटिकल असाइनमेंट्स होती हैं सारी ना, तो अगर इन चीजों को क्रिकेट से दूर किया जाएगा ना तो फिर मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। जब क्रिकेटिंग अप्रोच वाले लोग जो वाकई पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया है और बहुत पॉजिटिव वे में सर्व किया है, वो लोग जो है ना यहाँ पे काबिल कबूल हैं। आप जब पॉलिटिकली असाइनमेंट जो लेके आओगे पाकिस्तान में सर्व करोगे तो वो फिर 2-3 महीने के लिए उससे आपका ना सिस्टम आपकी टीम सीधी होगी। आसिम, आपने कहा यूनुस खान के साथ जो हुआ वही बाबर के साथ हो रहा है, लेकिन यूनुस खान तो जबान से बोल देते थे, वो तो सामने आकर सब कुछ बता देते थे, तो बाबर इस हवाले से खामोश हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूनुस के साथ तकाबुल उनका सही है। यार आसिफ भाई, मैं एक बात बताऊं, आप रोटी को चोची कोई भी नहीं बोलता, मेरी बात सुने। और सबको अपना अपना पता है, हर बंदे को अपना रोल पता है, हर बंदे का अपना रोल डिफाइन है।
लेकिन ना मैनेजमेंट का कोई रोल डिफाइन है, ना पीसीबी के अपने ओहदेदारों का रोल डिफाइन है। यहाँ पे सारा गेम तनवीर को मालूम है, परसेंटेज पे काम होते हैं, कौन किसको इन करना है, किसको आउट करना है। आप फखर जमान को आपने किस बेस पे बात किया हुआ है? कौन सा अनफिट है, किसको ऐसा मेजर अनफिट है? आपके 10 प्लेयर मैं आपको अभी गिनवा दूं जो अभी इस टीम में जो अनफिट प्लेयर खेल रहे हैं। भाई आपको टीम स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब देनी पड़ेगी, सही प्लेस पे सही बंदे को जो है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। आपके टॉप ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई है नहीं। 20 ओवर भी आपको पूरे खेलने हैं, आपकी टीम पूरे 20 ओवर खेलती है? मुझे एक बात बताएं भाई, अगर बाबर स्लो स्टार्टर रहे, लेके चल रहा है, हमने हर चीज को स्ट्राइक रेट के पीछे लगा दिया है। स्ट्राइक रेट उस वक्त बेहतर होगा जिस वक्त आप पार्टनरशिप बिल्ड करोगे। जब आप 2 बॉलें खेल के चल, स्ट्राइक रेट का आपने क्या करना है? जब टीम आपके उस स्ट्राइक रेट से जो है जीत नहीं रही, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप अंदर, इसमें होता यही है कि आप जब दायरे का फायदा उठाते हैं तो आपके पास मिडिल ओवर्स में ऐसे 7 से लेके 15 ओवर तक ऐसे प्लेयर हों जो टीम को लेके चलें और आपकी सिचुएशन के साथ जो सिचुएशन डिमांड करी उस तरह परफॉर्म करें। और आखिरी के 5-6 ओवर ऐसे हो कि आपके पास मेजर बैट्समैन जो है आपके पास हिट आउट करने वाले टॉपर हो। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टीम के फेजेस को कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर कहाँ पे आपने एडजस्ट करके टीम से परफॉर्मेंस लेनी है। आप ये परफॉर्मेंस लेते हैं ग्राउंड से बाहर, कि जैसे जैसे मैनेजमेंट है ना वो परफॉर्मेंस बाहर दे, ग्राउंड में जो भी होता रहा जिस तरह पहले होता रहा है वो भी अभी भी इसी तरह चलता रहे। इसमें बेहतर नहीं हो सकती। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, के राहुल है ना, के राहुल जो इंडिया के बैट्समैन है, इससे कहीं इंटरव्यू पूछा गया हुआ था एक जगह पे, तो इससे भी जर्नलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने, उसमें से किसी ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि स्ट्राइक रेट की बात हुई, तो उसने पता आगे से क्या जवाब दिया? उसने बोला मेरी नज़र में स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं है। उसने बोला सिचुएशन जो डिमांड करती है मैं उस तरह खेलने की कोशिश करता हूं। ठीक है आसिम कमाल अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं। आसिम कमाल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आप डिमांड करता हूं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, उस स्ट्राइक रेट को हमने क्या करना है जब आपकी टीम को 6 का इकोनॉमी चाहिए, जब आपकी टीम को 7 का इकोनॉमी चाहिए, इवन जब आपकी टीम को 8 का इकोनॉमी चाहिए, तो फिर स्ट्राइक रेट को क्या करना है? लेकिन ये सारा आजकल की क्रिकेट के अंदर जिसका स्ट्राइक रेट 125-30 भी है ना भाई, वो भी 7-8 की एवरेज अगर उसके साथ कोई खेलने वाला है, वो भी 1 आध चौका 1 ओवर में लग जाता है। आजकल की क्रिकेट ऐसी नहीं है T20 कि भाई आपके 1 ओवर में एक बाउंड्री ना लगे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सुने मेरी बात, बहुत सी चीजें हम जो है ना, ये चीजें जो है ना, हम इन पे डिस्कस बहुत कम करते हैं। ठीक है, सबको पता है इतने पैसे अगर प्लेयरों को मिल रहे हैं, डिस्कशन आप जारी रखिएगा। एक चार्ट मुझे दिखाना है, 2024 इख्तिताम में तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान ने उस 2024 में 27 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान ने जीते हैं उसमें से 9 और 16 डिफीट्स हुई हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये बड़ी तकलीफदेह स्टैट्स है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफीट्स पाकिस्तान को मिली है T20 इंटरनेशनल में, और इसमें टेस्ट प्लेइंग नेशन कोई भी नहीं है। सेकंड नंबर पे रवांडा, फिर भूटान, फिर इंडोनेशिया। तो ये तो हाल है पाकिस्तान इसकी। ये हाल पाकिस्तान क्रिकेट का क्यों है? क्योंकि चीज़ें सेटल ही नहीं होने दे रहे ना, चीज़ें ही सेटल नहीं होने दे रहे। ठीक है, बात ये है कि चीज़ें उसी टाइम सेट होंगी जब आप एक सिस्टम के साथ चलेंगे। आज अगला आपका फर्स्ट क्लास है, आपको पता नहीं होता बॉल कौन सी यूज़ होगी, आपको ये पता नहीं होता कौन से ग्राउंड में मैचेस होंगे, आपको ये पता नहीं होता कि वेदर कैसा है, वहाँ पे कितने मैचेस हैं कितने नहीं हैं। अभी ये जिस तरीके से आपका 50 ओवर का ये T20 बीच में ये आ गया, आपको कुछ पता नहीं। फर्स्ट क्लास को रोक दिया ना बीच में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको रोक दिया, ये कहीं नहीं होता है। तो ये चीज़ें बीच में आपकी आ जाती हैं, तो कैसे होंगी चीज़ें ठीक? और उसके बाद बात ये है हमारी सिलेक्शन गलत। हम टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन करनी है, हम T20 का प्लेयर ले आते हैं, फॉर्मेट ही कोई नहीं है हमारा। उसके बाद सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर डाल दी जाती है हर चीज़। नज़रें पता कहाँ पे डालो, नज़रें वहाँ पे डालो। मैं यहाँ बैठ के मैं बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ नज़रें डालें जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनको तनख्वाहें इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें अगर जा रही हैं, तो वो क्यों जा रही हैं, वो किस लिए जा रही हैं, ये सब देखे ना। तनवीर के ये सब चीजें देखें। तनवीर आज बड़े धीमे अंदाज से बात कर रहे हैं, लेकिन बातें बड़ी वजन वाली कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का T20
का जो हाल है वो इनके मुताबिक आपको जो मेरा पाकिस्तान में आपको मेरा धीमा लग रहा है? नहीं बड़े धीमे हैं आज, बड़े धीमे मैं हैं। ब्रेक धीमा नहीं लेता हूं, हो ब्रेक सकता के बाद कभी भी। we'll see ये आपको you लगता है, once मैं again नहीं हो सकता। on the second segment of the program. आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू हुआ चाहता है इशू ऑफ द डे। उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे मसाइल हैं क्रिकेट के अंदर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन इनको ठीक करने के लिए ज़रा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, तसलसल चाहिए। और जो भी अपॉइंटमेंट हो पाकिस्तान क्रिकेट में, बतौर कोच हो, बतौर कप्तान हो, वो थोड़ा सा लंबा अरसा उसको मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। तनवीर भी यही बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम का दूसरे सेगमेंट की जानिब चलते हैं, इशू ऑफ द डे। तो इशू ऑफ द डे क्या है? एक तो चैंपियंस ट्रॉफी तो सबसे बड़ा इशू है, जो कि मामला ऐसा बन गया है कि पता नहीं कब उसका ऐलान होगा, उस पर बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज है, साबिक चैंपियन है। कोयटा से इनका एसोसिएशन है, तो कोयटा में आजकल ये मौजूद हैं। कोयटा यानी बलूचिस्तान के शहर कोयटा में मौजूद हैं और वहाँ पर एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर का। उसमें मुख्तलिफ टीम्स के मैच करा रहे हैं। उसके बाद इनका प्लान भी है बहुत कि उन बच्चों को कराची लेकर आएंगे या और एकेडमी सेटअप वहाँ पे करने का इरादा है। उस हवाले से बात मैं करूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर आज़म खान साहब हमारे साथ होंगे और उनसे बात करते हैं। आज़म खान साहब से बात मैं करता हूँ, लेकिन आज़म खान साहब लाइन पर आ जाएँ तब। ये कोयटा ग्लैडिएटर का सूरत हाल है। कोयटा ग्लैडिएटर बलूचिस्तान बहरहाल चली गई और वहाँ पर उन्होंने ट्रायल्स वायल्स शुरू कर दिए। चलेगी क्या मतलब? पहले नहीं बहुत अरसे के बाद गई ना, पहले जाते थे लेकिन इतना ज़्यादा मतलब इतने बड़े स्केल पे काम नहीं किया। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ नज़र भी आता था कि प्रेशर भी बहुत है इनके ऊपर। बोला भी जाता है कि अगर पेशावर ज़ल्मी इतना कुछ कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा जी, पूछ लेते हैं। आज़म खान साहब, द मैनेजर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आज़म भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से ठीक हूँ। तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये कोयटा आप गए, बलूचिस्तान आप गए, पहली मरतबा इस स्केल पर काम आप कर रहे हैं। इस काम की का रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या होगा आगे इन बच्चों के मैचेस के बाद? आसिफ भाई, कोयटा में तो हम हमेशा से काम करते रहे हैं और हम हमेशा से कोयटे का लड़का भी बिल्कुल करते रहे, लेकिन इस स्केल पर काम माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। हमने ये किया आसिफ भाई कि ये जो लड़के इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनकी हम वहाँ एकेडमी लगा। अच्छा, एकेडमी आप लगा रहे हैं। आवाज और इंशाल्लाह जो उसमें अच्छा लड़का होगा वो खेलेगा वो कोयटा से। अच्छा आजम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि ये जो इसमें परफॉर्मेंस जिन बच्चों ने की है ना, ये पूरे बलूचिस्तान के बच्चे हैं, उनका एक एकेडमी लगाएंगे हम। उसमें से जो बच्चा अच्छा होगा, जो समझेंगे कि कोयटा के ग्लैडिएटर के काबिल है खेलने के, तो इंशाल्लाह उसको कोयटा ग्लैडिएटर से मौका जरूर दिया जाएगा। और नदीम उमर साहब और हसन उमर साहब की ये ख्वाहिश है कि कोयटा के लड़के पाकिस्तान की सतह पर क्रिकेट खेलें। अच्छा जी, कोयटा, अच्छा ये भी आपके बारे में ये कहा जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर को प्रेशर बहुत ज़्यादा था बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, बलूचिस्तान की आवाम का, तो इस दफ़ा चले गए, तो ये बात ठीक है? नहीं, कभी एक ऐसा कोई प्रेशर वैसे तो नहीं होता कि हमें कोई किसी ने प्रेशर डाला हो, प्रेशर हम पे। ये तो नदीम उमर साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि कोयटा के अंदर कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो, बच्चे सामने निकल कर सामने आए। और आपने देखा कि हमने हर सीजन में 1-2 बच्चे कोयटा से खिलाए हैं कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, और कोई ऐसा प्रेशर वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है। और ये बताइए कोयटा ग्लैडिएटर के प्लान्स क्या हैं? कप्तान सरफराज अहमद या कोई और, या कुछ सोचा आपने इस हवाले से? सरफराज टीम का हिस्सा होंगे? आपको पता, आप मेरे मुंह से ना कहलवाएं। नहीं, आप बताइए ना।
नहीं नहीं, आप बाखबर साफी हैं, बेखबर नहीं साफी नहीं, नहीं है बेखबर हूँ, आज मैं बेखबर हूँ। नहीं, आप मुझे आप बुर्ज खलीफा में चढ़वा के मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा आपको कप्तान। सब पता है। नहीं होगा कप्तान। जी जी, आपको पता है आसिफ भाई। बहरहाल सरफराज नहीं होंगे कप्तान, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चले ठीक है आजम भाई, ठीक है, थैंक यू सर। मैंने लास्ट ईयर ही बोल दिया था आजम खान ये सरफराज जो है कप्तान नहीं होंगे। मैंने लास्ट ईयर बता दिया था सरफराज कप्तान नहीं होंगे, और अगर सरफराज कप्तान नहीं है तो फिर उसकी टीम में हो सकता है टीम के साथ एज अ कोचिंग स्टाफ में वो आ जाए, लेकिन प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता वो आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, ज़्यादा खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। दूसरी बात ये कि वो भी टाइम आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि जब बिस्मिल्लाह खान की बहुत ज़्यादा बात हुआ करती थी कि इसको कोटिया के लीडर खिलाती क्यों नहीं है, याद नहीं है आपको? चले सरफराज अहमद का खिलाती क्यों नहीं है? तो ये मसले मसाइल थे, प्रेशर था, लेकिन जिस तरह आपने बात की है ना कि पहली दफ़ा इस दफ़ा जो है वो बात की जा रही है, तो मेरे ख्याल में हर जो PSL की जितनी भी फ्रेंचाइज है ना, वो अगर काम करती है, जिस तरह अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करता हूँ, पेशावर ज़ल्मी की बात करता हूँ, ये कोयटा ग्लेडिएटर ने सिलसिला शुरू किया है, मेरे ख्याल में हर किसी को हर साल जब PSL ख़त्म होता है, नेक्स्ट PSL स्टार्ट होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें अपने अपने शहरों में जाके ज़रूर करवानी चाहिए कि वहाँ से आपको नए लड़के जो हैं वो मिलते हैं। तो एक मैसेज मैं भी सब फ्रेंचाइजेज़ को ये देना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप किसी बच्चे को लेके आते हैं ना, तो इसमें कोई उस चीज़ के पीछे ना पड़ जाया करेंगे, लेके आ गए अगर उसने कर दिया। यही फ्रेंचाइज के जितने लोग हैं, जितने कोचिज़ हैं, जो मालकान हैं फ्रेंचाइज के, वो लग जाते हैं जी बंदा मिल गया सानू, एनू पाकिस्तान कढ़ा दो, बस एनू है कर दो। और हालांकि सबको ये पता होता है कि हम ये छोटे बच्चे हैं, इनको सेलेक्ट करके लाए हैं, ये इमर्जिंग के प्लेयर हैं, ये सप्लीमेंट्री के प्लेयर हैं, इनको जो है अभी थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, इनको एक माहौल मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट जैसा। तो हमारे जो लोग हैं फ्रेंचाइज वाले, वो भी बहुत गलत करते हैं। अच्छा लड़का मिलता है, उसके दिमागों में ये मत डालें कि जी इथों तो पाकिस्तान खेड जाना है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से अच्छा है जाएं जी, चलो ठीक नजरों है, में अब आगे आगे चलते हैं, डोमेस्टिक आगे क्रिकेट में चलते हैं जाएं, वहाँ प्रोग्राम। परफॉर्म करें, फिर आप आगे प्रोग्राम में वक्त कम है, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, BCCI, ICC, पता नहीं हो क्या रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। यार क्या हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का? देखिए खबरें आ रही हैं देखिए सारी, फिलहाल लेकिन कुछ ऑफिशियली तो कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो तो इस तरह लगा हुआ है कि जी पता नहीं सब कुछ हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके मीडिया की बात सुने या अपने मीडिया की बात सुने, आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें तय हो गई हैं, क्या चीज़ें अभी रहती हैं। मुझे नहीं लगता शायद कुछ रहता है, लेकिन मुझे सब चीज़ें देख के आइडिया ये होता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा था शायद वही चीज़ जो है वो होने जा रही है। अब लेट्स सी देखते हैं कि हमने जब जाना है, हमारी जब बारी आएगी उसमें क्या होगा 2026 लेकिन में एक चीज़ मैं क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, मैं उनको यहाँ बैठ के उनको एक वो बात बता दूँ कि जो भी आप काम करें इनके साथ आप रिटर्न में करिएगा। ये भाग जाएंगे, रिटर्न में करें, ये भाग जाएंगे, ये नहीं टिकेंगे, ये मुकर जाएंगे। रिटर्न में करें बस, जो भी करना है आपने। उसके लिए इनको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। BCCI प्लस ICC ये सेम है, इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लेके आता हूँ अब, ठीक है, ये एक है। इनके साथ आप रिटर्न में करें। और मुझे ये भी शायद लगता है कि ये लेट भी इस वजह से हुआ कि ये जो रिटर्न के मसले हैं ना, ये नहीं तय हो रहे या हो रहे थे, तो इसको ज़रा आप पक्का करके रखें, उसके बाद आगे चलें। आज तो इंडियन एक पेपर में छपा, देखिए उसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। देखिए ये बहुत सियाणे हैं, कौन? ये BCCI वाले बहुत सियाणे हैं। BCCI वाले, इनके दिमाग में पता क्या चीज़ हो गई, हम रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके दिमागों में ये चीज़ ज़रूर है कि यार इनका सिस्टम, इनका बोर्ड कोई पता नहीं किसी टाइम भी बदल जाता है। ये तो हमारा सुने, अगर हम रिटर्न नहीं भी करते तो 2026 तक अगर यही चेयरमैन हुए तो ये तो हमें यहाँ से पकड़ लेंगे कि भाईजान रिटर्न था नहीं था, हमारे सामने ये बात हुई थी, अब ये होगा। लेकिन ये दूसरे कोई और हुआ तो बोलेंगे भाई रिटर्न तो था ही नहीं, आप कैसे रोक रहे हैं, आप कैसे हमें कह रहे हैं हम तो नहीं आ रहे, या आप कैसे आने से हमें मना कर रहे हैं।
तो हर चीज रिटर्न होनी चाहिए Return कि में हो। अगला भी कोई आए उसके पास भी वो लेटर हो, ठीक है, कि भाई ये सब कुछ है। और ये हर चीज देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी, इन सब के लेटर्स पे साइन होने चाहिए, सबके, और सबके अपने अपने लेटर्स होने हाँ, चाहिए। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, आईसीसी का लेटर दोनों बोर्ड के पास जाना चाहिए, दोनों बोर्ड्स के लेटर आईसीसी के पास भी जाने चाहिए, ठीक है, और ये दीवारों पे चिपका दें इनको, हाँ बोले। सही है, देखें क्या होता है, क्योंकि आज इंडिया के एक पेपर में लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डिवीजन हो गया है जी, और वो मोहसिन नकवी साहब ने जो फैसले किए हैं उस पर बहुत सारे ऑफिशियल खुश नहीं हैं। ये बकवास अच्छा, बात है। एक चीज़ और- बकवास बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑफिशियल सारे के सारे इन लाइन है विद द चेयरमैन पीसीबी, और चेयरमैन पीसीबी वाहिद आदमी है जो इस चीज़ पे फैसला देखो, ले रहे हैं, एक चेयरमैन पीसीबी। एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, आजकल का जो दौर है ना, वो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और सोशल मीडिया में पड़ोसी मुल्क के लोग ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पे दुकान चमका के और वो इस किस्म की बातें भी करते हैं, वो अपने लोगों को इस किस्म की बातें बता के दिखा के पाकिस्तान के अगेंस्ट करते हैं नहीं, ये लोग। आज तो उन्होंने इनका राशिद एक देखो, इनका एक तरीकेकार है, इनका एक तरीकेकार है, ये इस किस्म की चीजें करके गलत खबरें फैला के अपने लोगों को पाकिस्तान की अगेंस्ट करते हैं कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। अच्छा, उसके साथ क्या होता है, व्यूज देखें जी, 4 मिलियन व्यूज हो गए, 6 लाख व्यूज हो गए, ये व्यूज के चक्करों में भी पड़े रहते हैं ना, तो नजर ये आता है कि वो फेक न्यूज जो है वो अपनी वो चलाते हैं। अभी ऑफिशियली तो कोई अनाउंस ही नहीं हुआ। राशिद लतीफ साहब का उसमें अभी लिखा हुआ है officially कोई announce कि ही नहीं हुई राशिद थी। लतीफ साहब ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया है इस बात पे कि विमेन क्रिकेट क्यों हो रही है, मतलब 2027 तक हमने कहाँ देखा है। तो राशिद भाई से मैंने बात की तो राशिद लतीफ कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। यार तो देखिए, ही वाज मिसकोटेड। आपको पता है वो पूरे पाकिस्तान का यही लगे रहते हैं, वो उनका काम ही ये, सुबह से लेकर रात तक उनका काम ही यही सब कुछ है, वो चलाते हैं बस, उनका जो दिल करता है। चलें जी, उनका जो दिल करता है वो करें, लेकिन हमारे दिल में जो है हमने बता दिया है थ्रू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कि पाकिस्तान इस कंडीशन पे ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। अब वो देखिए क्या सूरत हाल होती है, लेकिन लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, हैव योर से। हैव यू से में लास्ट वीक हमने आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब भी दिया है बहुत सारे लोगों ने। सवाल था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था, तो उसका जवाब है जैक कैलिस, और ये जवाब देने वाले मुदस्सिर शाह हैं, और इनका फेसबुक पे जवाब आया था। फेसबुक पे इनकी लोकेशन हम देख नहीं पाए क्योंकि इनका प्रोफाइल लॉक था। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी जैक कैलिस, फैंटास्टिक ऑलराउंडर। और ये नया सवाल है, आज का सवाल है, व्हाट वर द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑफ द इनॉग्रल चैंपियंस ट्रॉफी। क्या बॉलिंग फिगर्स थे बेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो 1998 में हुई थी पहली, उसके। तो उसका जवाब देने के लिए पीटीवी के सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स ऑन फेसबुक, ऑन एक्स एंड ऑन इंस्टाग्राम। आप जवाब दीजिए, हम आपका ऐलान करेंगे कि कौन फातेह है। तो ये था आज का सवाल और ये था आज के जवाबात। तनवीर ने बहुत सारे जवाब दिए, आसिम कमाल हमारे साथ जुड़े, वसीम अकरम की हमने आपको एक शॉर्ट सुनवाई, आज़म खान साहब भी हमारे साथ आए कोटा ग्लैडिएटर के। तो आज का प्रोग्राम अख्ताम करने से पहले तनवीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तनवीर भाई, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप ज़रूर बताइएगा इस प्रोग्राम में हम क्या बेहतर अब कर सकते हैं, और देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।